हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बनता है। मूल्य प्लस अंकन अर्थात मूल्य आंकना। जब हम किसी वस्तु का मूल्य आंकते हैं तो हमारे सामने एक उद्देश्य होता है। मूल्य का आंकना इस पर निर्भर है कि किसका मूल्य आंकना है और क्यों आंकना है, कैसे आंकना है और मूल्यांकन के पश्चात क्या निर्णय लेना है। यदि कोई वस्तु खरीदनी है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि मुझे इस वस्तु का उपयोग किस लिए करना है। इसी प्रकार जब हम कोई विषय वस्तु पढ़ाते हैं तो हमारे शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। कहानी और कविता को एक साथ ही नहीं पढ़ाया जा सकता, दोनों के उद्देश्य में अंतर है। वस्तुतः शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उद्देश्य निर्धारण है। मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी ने कहाँ तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है। ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति की दृष्टि से उसमें क्या प्रगति हुई है। मूल्यांकन द्वारा ही बालकों की कठिनाइयों का पता लगता है कि वे किस दक्षता में कितने पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। ये सब जानकर उनके सुधार के लिए हम सुधारात्मक शिक्षण का भी आयोजन कर सकते हैं। अतः शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ है पाठ्यचर्या के उद्देश्यों और मूल्यों की ओर छात्रों की प्रवृत्ति और प्रगति का आंकलन। सामान्य मूल्यांकन का अर्थ मूल्य को आंकना होता है। शिक्षण प्रक्रिया में यह साथ साथ चलता है। पाठ की समाप्ति पर, पाठ के बीच में, इकाई के अंत में अध्यापक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन व्यापक अर्थ रखता है। इसमें विद्यार्थियों की समस्त प्रगति की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य परीक्षा में सुधार करने के साथ साथ शिक्षण विधियों में सुधार करना है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि जो कुछ जितना पढ़ाया गया है उस सब की जांच हो। जांच में यह पता लगाना होता है कि बालकों में कौन कौन से परिवर्तन हो गए हैं जो उनकी प्रकृति में सहायक है, और परीक्षा के द्वारा जानकारी करना कि उनमें से परिवर्तन हुए भी हैं कि नहीं हुए, तो उनके कारणों का पता लगाना ताकि आगे उन्हें सुधारा जा सके। मूल्यांकन से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि छात्रों को पर्याप्त अनुभव दिए गए हैं अथवा नहीं दिए गए हैं। शिक्षण के उद्देश्य उपयुक्त है या अनुपयुक्त। शिक्षण प्रणाली में उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन तीनों का समान महत्व है। ब्लूम के त्रिभुज से इसकी प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। यह त्रिभुज किसने दिया? तो ब्लूम ने। संक्षेप में, जिस साधन द्वारा हमें ये ज्ञात हो कि कार्य की समाप्ति पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उसमें हम मूल्यांकन कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं मूल्यांकन निरंतर चलते वाली एक प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन शिक्षण में विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने वाला है। मूल्यांकन की परिभाषा सीसी रोस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अचूक ढंग से पूर्ण हो रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 52 से 53। मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा समाज इस बात का पता लगाता है कि विद्यालय अपने दायित्वों को उचित प्रकार से पूरा कर रहे हैं और विद्यालय में अभ्यास करने वाले बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा मिल रही है, वे अपेक्षित स्तरों को प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है।
ये शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन बालकों को अध्ययन की आदतों तथा शिक्षण विधियों पर बहुत प्रभाव डालता है। ये केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता है वरन उसमें सुधार भी कराता है। क्विलन व हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों में अपेक्षित व्यवहार और आचरण परिवर्तन की जांच करना। यह जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों, रुचियों, समझदारी आदि को किस सीमा तक ग्रहण किया है। इससे बालकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। बालकों के शिक्षण कठिनाइयाँ, विफलताओं और सफलताओं का निर्धारण करना और सीमा और दोषों को जानना बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना व्यक्तिगत, सामूहिक या व्यावसायिक पथ प्रदर्शन में सहायक है। बालकों के अध्ययन तथा शिक्षक के अध्यापन अवसरों की प्रभावशीलता का ज्ञान होता है। शिक्षक की कुशलता एवं सफलता के मापन में मूल्यांकन सहायक है। पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित जानकारी प्राप्त करना, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान करना। मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता एवं विद्यालय के समस्त क्रियाओं का अंकन करना, शिक्षा योजना के पूर्वावलोकन, पुनर्गठन एवं पुनर्विकास हेतु मूल्यांकन उपयोगी होता है। बालक द्वारा ग्रहण की गई पाठ्य वस्तु की जांच करना तथा उसकी दुर्बलताओं का निदान करना। एक अच्छे मूल्यांकन की तकनीकी विशेषता एक अच्छे मूल्यांकन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। वैधता, जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो यदि वह मूल्यांकन उसी के लिए बना हो तो उसमें वैधता का गुण पाया जाता है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन नहीं होता है। पुनर्मूल्यांकन करने के बाद भी अंक वही रहते हैं, उसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। वैधता किसे कहते हैं? जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना है यदि वह मूल्यांकन उसी के लिए बना है तो वैधता का गुण कहलाता है। यानी जिसके लिए बना है यदि वह मूल्यांकन उसी के लिए बना है तो उसमें वैधता का गुण होता है। विश्वसनीयता क्या है? पुनः मूल्यांकन के बाद भी अंक वही रहते हैं, यानी पूरे विश्व में घुमा लो आप, अंक चेंज नहीं होने वाले, वही विश्वसनीयता। प्रामाणिकता क्या है? मूल्यांकन प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होता है। इसके लिए लिखित रूप निर्धारित किया जाता है तथा दूसरों के द्वारा भी जांचने पर उसमें अंतर नहीं आता है। अंक प्रदान करने भी अनुदेश हुआ करते हैं, उसी के आधार पर अंक निर्धारण होता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। परीक्षा की रुचियों आदि को छात्र मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठता मतलब है अब सवाल प्रश्न बनी तो बटे गुरु जी मतलब रियो बरोड़ा बताओ पर नंबर नहीं काट सके, सही है तो इसका मतलब उनको सही नंबर देना ही पड़ेगा और नहीं वो बढ़ा सकते हैं। मतलब जो जितना मूल्यांकन होना है उतना ही होगा। उत्तरों के लिखित आधार पर भी मूल्यांकन होता है, न कि परीक्षा की दृष्टि के आधार पर। व्यापकता, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। पाठ्यक्रम के संपूर्ण अंश की परीक्षा ली जाती है, उसे व्यापकता कहते हैं। उपयोगिता, एक अच्छे मूल्यांकन में जीवन से संबंधता होती है, वह व्यावहारिक होता है तथा इसका शिक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जा सकता है। विभेदीकरण, मूल्यांकन में समर्थ और असमर्थ विद्यार्थियों में भेद कर सकने की सामर्थ्य होनी चाहिए जिससे मूल्यांकन की निष्ठता बनी रहे। विभेदीकरण, मूल्यांकन की सुगमता, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मूल्यांकन बहुत कम समय में हो जाता है क्योंकि उत्तर निश्चित और छोटे होते हैं तथा मूल्यांकन के लिए कुंजी बनी हुई होती है। परीक्षा लेने में सरलता, परीक्षा लेने के लिए निर्धारित नियम, निर्देश आदि सीधे और आसान होते हैं जो आसानी से समझे प्रयोग में लाए जा सके और परीक्षा के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। व्यावहारिकता, व्यावहारिकता का तात्पर्य है परीक्षण की रचना, प्रयोग, अंकन, प्राप्त पद्धतों की व्याख्या और निष्कर्ष निकालने की विधि और प्रक्रिया में सरलता होना। किसी भी परीक्षा की रचना छात्रों के अधिगम में उपलब्धियों के लिए जाती है। मूल्यांकन का महत्व,
मूल्यांकन से हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों को जानते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाता है। शिक्षण विधियों की उपयोगिता और असफलता का पता चलता है। मूल्यांकन के शिक्षण विधियों की सफलता और असफलता का पता चलता है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है, अतः बालक पूरी पाठ्य वस्तु की पढ़ाई करते हैं। इससे छात्रों तथा शिक्षकों को पुनर्बलन प्राप्त होता है। इस प्रणाली से बालकों की व्यक्तिगत कमजोरी तथा होशियारी का पता चलता है तथा विषय की दुर्बलताओं की जानकारी का पता लग जाता है। इसके आधार पर उसे उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। मूल्यांकन से कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। मूल्यांकन से कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त अंक बच्चों के भविष्य का आधार बनते हैं। शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियां, दुर्बलताओं की जानकारी हो जाती है, जिससे वह उन्हें सुधार कर संशोधन करके प्रयुक्त बना सकते हैं। मूल्यांकन को देखते हुए शिक्षण हेतु व्यूह रचना तैयार की जा सकती है। मूल्यांकन द्वारा निदान व उपचार के कार्य किए जा सकते हैं। मूल्यांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बालक अध्ययन में लगे रहते हैं। उनमें अनुशासन बनाए रखने की भावना विकसित होती है। पठन अंतर्गत एवं पाठ उपरांत मूल्यांकन। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की दो स्थितियाँ होती हैं। पाठ अंतर्गत मूल्यांकन बोध प्रश्नों द्वारा, पाठोपरांत मूल्यांकन पुनरावर्ती प्रश्नों द्वारा। पाठ अंतर्गत मतलब पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में किया जाने वाला मूल्यांकन पाठ अंतर्गत मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन हेतु एक अनुच्छेद पढ़ाने के बाद या कभी कभी पाठ के बीच में आए शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ प्राप्ति की जानकारी करने हेतु छात्र छात्राओं से संबंधित प्रश्न पूछकर उनकी जांच की जाती है। इस प्रकार पाठ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों से छात्रों के अवबोध की जानकारी ली जाती है। पठित विषय वस्तु की समझ में कितनी आई है, इसकी जांच साथ ही साथ होती रहती है। पाठ अंतर मूल्यांकन की स्थिति में छात्रों को उच्चारण सुधारने पर जोर दिया जाता है। वाक्यों के प्रयोग की विशेषता कौशलों की जांच होती है। बोध प्रश्नों के द्वारा छात्रों में पठित सामग्री के ज्ञान को आत्मसात किए जाने संबंधी जानकारी का पता लगाना। ये प्रश्न विषय वस्तु को खंडों में पढ़ाने के बाद ही पूछे जाते हैं। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण तथा व्याकरण शिक्षण में पठन अंतर्गत मूल्यांकन से बालकों के ज्ञान स्थायी होता चलता है। पाठ अंतर्गत मूल्यांकन में 3 तरह की सामग्री से संबंधित प्रश्नों का प्रावधान होता है। उच्चारण की शुद्धता एवं स्पष्टता से संबंधित प्रश्न, शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों आदि का वाक्य में प्रयोग संबंधी प्रश्न। बोध प्रश्नों के द्वारा पठित सामग्री भाव, अर्थ एवं तत्व ग्रहण की जांच हेतु प्रश्न। पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठ के उपरांत अर्थात पूरा पाठ पढ़े जाने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वह पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। पाठोपरांत मूल्यांकन में पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, निबंधात्मक। ये प्रश्न बालकों के मस्तिष्क को जागृत करने, विचारशील बनाने तथा क्रियाशील रखने की दृष्टि से पूछे जाते हैं। पाठोपरांत प्रश्नों के द्वारा बालकों के प्रत्यक्ष ज्ञान का परीक्षण किया जाता है तथा पाठ के प्रमुख तथ्यों की पुनरावृत्ति की जाती है। पाठोपरांत मूल्यांकन से पता चलता है कि छात्रों ने पठित पाठ के भावों तथ्यों को कितना ग्रहण किया है तथा किस किस विद्यार्थी को कहाँ तक विषय सामग्री समझ में आ सकी है। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की स्थिति पाठांतर्गत एवं पाठोपरांत 2 स्थितियों में निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। मूल्यांकन पाठांतर्गत बोध प्रश्न, उच्चारण, वाक्य बोध प्रश्न। पाठोपरांत यानी पुनरावृत्ति शब्दों द्वारा, पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा वस्तुनिष्ठ, लघुतर, निबंधात्मक। प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों में कुछ प्रमुख प्रश्नों को निम्नलिखित क्रम में रख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न पूछकर छात्रों से प्रकरण निकलवाया जाता है। इस हेतु
3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। इन्हें उत्प्रेरणात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। बोध प्रश्न, उन प्रश्नों को बोध प्रश्न कहते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु विषय सामग्री ज्ञान हुआ अथवा नहीं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, किसी भी भाषा शिक्षण में मुख्य भावों को स्पष्ट करने के लिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों के सहयोग से नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक प्रश्न, हिंदी और संस्कृत भाषा में पद्य शिक्षण करते हुए समभावी कविता अथवा श्लोक लेकर उसके ऊपर तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न, पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावनात्मक प्रश्नों का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक ही रखा जाता है, जिससे छात्रों को नवीन विषय की ओर रुचि बढ़े तथा वे इस प्रश्न का समाधान ढूंढे। इस प्रकार के प्रश्न पाठ के अंत में ही रखे जाते हैं। आवर्तनात्मक प्रश्न, पाठ की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, साथ ही पाठ की सफलता ज्ञात करने के लिए आवर्तनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें पुनरावर्तनात्मक प्रश्न भी कहते हैं। उत्तरों के आकार पर आधारित प्रश्न, उत्तरों के आकार पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों का प्रयोग शिक्षण के मध्य न होकर गृह कार्य और लिखित परीक्षा में किया जाता है। इसके उत्तर निबंध के रूप में लिखे जाते हैं। ये विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि कर भाषा शैली को परिमार्जित कर दें। मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन द्वारा किसी भी उद्देश्य कार्य या बात की जांच पूर्ण रूप से की जाती है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों के प्रारंभ से अंत तक विकास का विवरण रखा जाता है। मूल्यांकन की नवीन विचारधारा 3 स्तंभों पर आधारित है: शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन विधियाँ। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित परीक्षा की एक विधा प्राय प्रचलित है, परंतु इसके द्वारा बालकों के अनेक पक्षों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। बालकों की मौखिक प्रकृति, वाचन, कविता पाठ, अभिनय व्यवहार, उसके विचारधारा, व्यक्तिगत विकास का मूल्यांकन लिखित परीक्षा से नहीं हो सकता। अतः सर्वांगीण मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। निरीक्षण विधि, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, अभिलेख आदि के द्वारा समग्र मूल्यांकन संभव है। मूल्यांकन के विशिष्ट क्षेत्र शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और कौशल उपलब्धि। मूल्यांकन के साधन लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, क्रियात्मक निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, जांच सूची, छात्र द्वारा किए गए कार्य, अभिलेख, क्रमिक अभिलेख। आंतरिक मूल्यांकन, भाषा शिक्षण, बालक अभिव्यक्ति करने की योग्यता का सही मूल्यांकन कक्षा के बाहर, बाल सभा, सांस्कृतिक समारोह आदि के अवसर पर कर सकते हैं। भाषाई कौशलों का मूल्यांकन, सुनने की योग्यता का मूल्यांकन। साधन सस्वर वाचन, वार्तालाप, वाद विवाद, प्रवचन, भाषण, आदेश निर्देश, कविता, कहानी, दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम, टेप रिकॉर्ड आदि सुनने की योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन। साधन भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, प्रश्नोत्तर, मौखिक वाक्य प्रयोग, बाल सभा, उत्सव। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का मूल्यांकन। साधन समाचार वाचन, कहानी, एकांकी पुस्तकों का गतिपूर्वक पठन, सस्वर वाचन, मौन पठन, पत्र निबंध पठन, दीवारों पर पोस्टर, चार्ट पठन। लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन। साधन लिखित परीक्षा, निबंध लेखन, कहानी लेखन, मेरा संग्रह पत्रिका, भित्ति पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका, अभ्यास कार्य, प्रश्नों के उत्तर लिखना, पत्र लेखन। लिखित परीक्षा में उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। अमानकीकृत होगा तो पर अच्छा थोड़ी होगा। टारंगसन एवं एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है
किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। निम्नलिखित के शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है तो वो है अति व्यापकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। परीक्षण की विश्वसनीयता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से। भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है परीक्षा विधि। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समक्ष व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के शब्द में उक्त कथन किसका है तो रेमर्स व गेज का। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है तो वो है व्यक्तित्व परीक्षण में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। ये तो गुण थोड़ी, ये तो दोष हो गए। मौखिक परीक्षाओं वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, ये भी गलत है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने पढ़ने और बोलने एक साथ मापन किया जा सकता है, यानी तीसरा सही। 11 में 3 है भाई। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है ज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन रेमर्स एवं गेज का। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया। मौखिक मूल्यांकन के शब्द में उपयुक्त कथन है मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया। मूल्यांकन की परिभाषा माइकेलिस ने दी। सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष है ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है तो वह अभिक्षमता। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को टूटिए ढूंढना नहीं, ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सकता है। नहीं, सीखने में होने वाले विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान और उपचार सही है। भाषा में आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वो है विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। आकलन शिक्षण अंतिम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। आकलन जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने में कोई भी अंतर नहीं आता है तो वो होती है विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता। इसने सही लगाया चौथा उत्तर विश्वसनीयता ही होगी। बार बार अंकन करने पर कोई भी अंतर नहीं आता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है छोड़ो अभी एक बार। मूल्यांकन एक परीक्षा में अंतर है व्यापकता की दृष्टि से। मूल्यांकन एक परीक्षा में अंतर है व्यापकता की दृष्टि से। विचारों या अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों की हो सकती है। निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति। मूल्यांकन में इकाई परक का मुख्य उद्देश्य है प्रगति की जानकारी करना। उद्देश्यों का सीधा संबंध किससे होता है शिक्षा से। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन विषय की जांच करना। मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन शब्द बना है मूल्य प्लस अंकन से। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वैधता विश्वसनीयता व्यापकता सब है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षणों द्वारा
छात्रों के किस पक्ष का मापन किया जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक एवं भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों के मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयोगी है? मूल्यांकन। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है सतत मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मापन संख्यात्मक परिमाणात्मक होता है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है? मापन के द्वारा। मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है विभिन्न योग्यता तथा गुणों के परिमाण के संबंध में। किसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है मूल्यांकन द्वारा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी बातों को सम्मिलित किया गया है? 3 बातों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है। शिक्षण उद्देश्य, विधि, प्रविधि, अधिगम, अनुभव सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान है। उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण, मूल्यांकन प्रविधियाँ सभी। मूल्यांकन की आवश्यकता, बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, बालकों को विभिन्न समूह में विभाजित करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियाँ हैं। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा सभी। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इलाडाइटस द्वारा। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया सुकरात ने। किस परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यक्ष चिंतन, तुरंत अभिव्यक्त, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता एवं उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जा सकती है? मौखिक परीक्षा द्वारा। लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है मौखिक परीक्षा को। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिरुचि व बुद्धि की जांच होती है? तो वस्तुनिष्ठ से। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूने के आधार पर बालकों के कौशलों की जांच की जाती है? प्रायोगिक परीक्षा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है सामाजिक, सहकारी, निर्णयात्मक। परीक्षा, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य संबंध बताया ग्रानलुंड ने। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है वैधता होनी चाहिए भाई। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है मूल्यांकन से। एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर, विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रिया तथा सामान्य ज्ञान की समप्राप्ति का मापन करता है, समप्राप्ति परीक्षण कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति एवं मूल्य। कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी की विशेषता नहीं है? विद्वता। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? तो वो है विद्यार्थी की रटन स्मृति कितनी बड़ी है। ये कोई व्यापक विशेषता थोड़ी है। रटन ऐसी नहीं बढ़ानी है। सतत व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है शिक्षक में भूमिका कम करना। छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त विचार। शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, कौशल और रणनीतियों की मात्रा या आवृत्ति को इंगित करने की अनुमति कौन देता है? रेटिंग स्केल। भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? तो वो है मूल्यांकन कार्य। किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित है? उत्पाद पोर्टफोलियो। किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रामाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है? आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है। वैकल्पिक आकलन। बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा रखना चाहिए। पोर्टफोलियो में
पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बीतों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। श्रुतिलेख प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया? चिंतन क्षमता के विस्तार से। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो वह घर में बातचीत करके घर में बनने वाली पकवानों की बनने की प्रक्रिया बताइए। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ाते हैं। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए बैनरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है ऐसा परीक्षण। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन करना है भाई। नियम याद हो, निबंध लिखते हैं, योग्यता हो, काव्य सौंदर्य नहीं वो तो चलेगा, बना नहीं हो तो चलेगा। सीखने की क्षमता का आकलन सबसे पहले होना चाहिए। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों के बोध स्तर का आकलन हो। अगला हमारा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना। छात्रों के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस को जांचने की कई मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। इनमें से एक प्रमुख विधि जिसके निष्पादन को किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट के सहारे मापना या जांचना। छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान अथवा अधिगम की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने का परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल स्किल को मापा जाता है। उदाहरण वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाएं उपलब्धि परीक्षण का एक रूप है। परिभाषाएं फ्रीमैन ने क्या कहा है? डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं फ्रीमैन। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्पित है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान अवबोध अथवा दक्षता का मापन करता है। लिंडक्विस्ट एवं मन के शब्दों में एक सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है जो एक ही फलांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में छात्र के सापेक्षित ज्ञान का बोध करवाए। ग्रे उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान या कौशल के किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की अर्जित निपुणता की वर्तमान स्थिति की माप होती है। सेक्स के अनुसार मानकीकृत है। अब 9 केड़ा दे रहा है बेटा सेक्स मानकीकृत शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठ्यचर्या क्षेत्र जो अधिकतर स्कूल में सामान्य है में छात्रों के शिक्षण की मात्रा को मापा जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। उपलब्धि परीक्षण से छात्रों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान को मापा जाता है। जब छात्र अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र से ज्ञान अर्जित करने का दावा करते हैं तो उनके इस दावे की जांच उपलब्धि परीक्षण द्वारा की जाती है। प्राय उपलब्धि परीक्षण एक मानकीकृत विधि पर आधारित होता है। फलस्वरूप इससे प्राप्त परिणामों द्वारा छात्रों के एक समूह की उपलब्धि की तुलना छात्रों के दूसरे समूह की उपलब्धि से की जा सकती है। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठ्यचर्या के विभिन्न संप्रतियों यानी कॉन्सेप्ट तथ्य यानी फैक्ट्स का मापन होता है। अतः ऐसे परीक्षण में विषय वस्तु की वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी का होना अनिवार्य है। उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परीक्षण द्वारा
छात्रों द्वारा अर्जित निपुणता को मापा जाता है। इस परीक्षण के आधार पर परोक्ष रूप से शिक्षकों द्वारा किए गए अध्यापन की वैधता का पता चलता है। वैधता यानी वैलिडिटी, अध्यापन यानी टीचिंग। इस परीक्षण द्वारा शिक्षक आसानी से कक्षा के भीतर एक छात्र की उपलब्धि की दूसरे छात्र की उपलब्धि से तुलना कर किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस परीक्षण द्वारा छात्रों की कक्षोन्नति यानी क्लास प्रमोशन के बारे में शिक्षक के प्रभावकारी निर्णय लेने में सफल हो पाते हैं। इस परीक्षण के परिणामों के आलोक में शिक्षक अपनी शिक्षा नीति में उचित एवं धनात्मक संशोधन भी करने में सफल होते हैं। इस परीक्षण के परिणामों के आलोक में शिक्षक यथासंभव पढ़ाए जाने वाले विषयों या पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन आसानी से कर पाते हैं। इस परीक्षण के आधार पर शिक्षक परोक्ष रूप से छात्रों के बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में एक स्थूल अनुमान लगा सकने में सफल हो जाते हैं। इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में काफ़ी मदद मिलती है। कौन सा परीक्षण है? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षकों को छात्रों से गृह कार्य तथा वर्ग कार्य की मात्रा का निर्धारण करने में सहूलियत होती है। उपलब्धि परीक्षण छात्रों को अधिक से अधिक सीखने एवं कौशल प्राप्त करने की दिशा में प्रेरणा देता है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। शिक्षा के दृष्टिकोण से उपलब्धि परीक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण माला। नैदानिक उपलब्धि परीक्षण। नैदानिक उपलब्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसके परिणामों या प्राप्तांकों के आधार पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक छात्रों के उन विषय क्षेत्रों का पता लगाते हैं जिनमें उन्हें अधिक कठिनाई होती है या उनमें उनका निष्पादन विशेष समस्या के कारण दबा हुआ होता है। डिप्रेसेड। ऐसे परीक्षण का निर्माण उन विशेषज्ञों की मदद से किया जाता है जो छात्रों की शिक्षण संबंधी कठिनाइयों के ज्ञात होते हैं। इस तरह के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत छात्र की कमजोरियों एवं सामर्थ्य को उजागर करना होता है तथा वैसे छात्रों की शिनाख्त या पहचान करना होता है जो सचमुच उपचार की आवश्यकता महसूस करते हैं। विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी उपलब्धि परीक्षण। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैचर यानी अचीवमेंट टेस्ट। इस तरह का परीक्षण प्रत्येक विषय जिसमें छात्रों को पढ़ाया जाता है के लिए अलग अलग विकसित किया जाता है। ऐसे परीक्षणों का प्रयोग शैक्षिक छात्र यानी एकेडमिक सेशन के अंत में किया जाता है तथा पूरे साल में छात्रों द्वारा संबंधित विषय में अर्जित ज्ञान एवं निपुणता प्रोपेंसिटी का मापन किया जाता है। मॉडर्न मैथ अंडरस्टैंडिंग टेस्ट MMUT जिसे साइंस रिसर्च एसोसिएट SRA द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस तरह के परीक्षण का अच्छा उदाहरण है सरोज अरोरा द्वारा निर्मित बायोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट BAT। एक दूसरा उदाहरण है MMUT द्वारा छात्रों द्वारा गणित के क्षेत्र में ज्ञान एवं निपुणता का मापन होता है तथा BAT द्वारा छात्रों में जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान का मापन होता है। उपलब्धि परीक्षण माला अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण माला में कई प्रश्न होते हैं जिनके द्वारा अलग अलग विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का मापन होता है। उपलब्धि परीक्षण माला में प्राय 5 से 8 विषयों में अर्जित ज्ञान के मापने के लिए परीक्षण निर्मित किए जाते हैं। मतलब इसमें जो सवाल आएगा ना, ठीक है, शिक्षण विधियों में वो समझ से संबंधित होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आधारित सवाल बहुत कम होंगे पर समझ आधारित उन्हें कैसे करेंगे। ये जो सिलेबस है इसको 2-3 बार पढ़ लिया ना तो अपने आप वो सवाल सही होने लग जाएंगे। मतलब हमको पॉजिटिव सोच रखनी है। ठीक है, पॉजिटिव सोच रख के मतलब जो परीक्षण करने हैं जैसे विश्वसनीयता है, वैधता है, ऐसे शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। जो भी पूछा जाएगा मतलब इस सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है, और फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, परिभाषाएं दी जाएगी और हमें मतलब परिभाषा मतलब जो लाइन है जैसे कि बच्चे समझने में असमर्थ है तो आपको क्या करना चाहिए, तो शिक्षण विधि को चेंज करना चाहिए, पाठ्यक्रम को बदलना चाहिए, ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में प्राय 5 से 8 विषयों में अर्जित ज्ञान के मापने के लिए
परीक्षण निर्मित किए जाते हैं। कई उपलब्धि परीक्षणमाला उपलब्ध है जिनमें कैलिफोर्निया अचीवमेंट टेस्ट, मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट सीरीज प्रमुख है। जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट जिसे लेखक डॉक्टर कल्पना सेनगुप्त द्वारा बनाया गया। उपलब्धि परीक्षणमाला का दूसरा उदाहरण है कैलिफोर्निया अचीवमेंट टेस्ट द्वारा पठन शब्दावली यानी रीडिंग वोकेबलरी, पठन बोध रीटिंग कॉम्प्रहेंशन, अंकगणित अंग्रेजी एवं हिज्जे आदि में अर्जित ज्ञान का मापन होता है। उपलब्धि परीक्षण के अन्य प्रकार प्रमापीकृत परीक्षण, मानक परीक्षण। इन परीक्षणों की सामग्री व्यवस्था, अंकन या व्याख्या आदि विशिष्ट रूप से स्वीकृत होती है। उदाहरण बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में होने वाले परीक्षण प्रमापीकृत होते हैं। अनौपचारिक परीक्षण, अमापीकृत परीक्षण, अध्यापककृत परीक्षाएं अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षण के लिए समय समय पर बनाई जाती है। ये लिखित, मौखिक व प्रायोगिक हो सकती है। इन परीक्षाओं को अप्रमाणीकृत परीक्षण भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण संरचना के सोपान। शिक्षक द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए बनाए जाने वाले परीक्षण शिक्षक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट अथवा अप्रमाणीकृत परीक्षण कहलाते हैं। इन्हें शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान छात्रों की साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा लेने हेतु प्रशासित करते हैं तथा छात्रों ने कितना सीखा, शिक्षक का शिक्षण कितना सफल रहा, कौन से बिंदु छात्रों को और अधिक स्पष्ट किए जाने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। ये परीक्षण शिक्षक के तात्कालिक उद्देश्यों को पूर्ण कर देते हैं किंतु इनके परिणाम दूरगामी नहीं होते हैं। इसके लिए प्रमाणीकृत परीक्षणों का प्रयोग अपेक्षित होता है क्योंकि ये विश्वसनीय परिणाम होते हैं। प्रमाणीकृत परीक्षणों का प्रयोग अपेक्षित है क्योंकि ये परिणाम विश्वसनीय होते हैं। प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षणों की संरचना निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण करती है। परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ टेस्ट, पदों की रचना करना, प्रिपेयरिंग द आइटम्स, पद विश्लेषण करना, आइटम एनालिसिस, परीक्षण का मूल्यांकन करना, इवेल्यूशिंग टेस्ट, परीक्षण की योजना को नीलपत्र ब्लूप्रिंट में अंकित किया जाता है जिससे परीक्षण के अंतर्गत पाठ्यवस्तु, शिक्षण उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार एवं उनके अंकन आदि को दर्शाया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो मूल्यांकन। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों कौन सा पद नहीं है? तो वो है परीक्षण का अनुप्रयोग। पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? बिना बोझ के सीखना। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2। एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। उद्देश्यों के लेखन के लिए अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता एवं मूल्यांकन करने में जैक गणित में एक कमजोर छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? तो उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो वो है अस्पष्टता। जय हिंद, जय भारत।